तो न्यू एमसीसी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने पहला नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को रोकिए और सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए अब हम आंसर लिखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे को ऊर्जा कौन प्रदान करता है। पौधे को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो लिख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। पौधे को कौन ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फिर अगला क्वेश्चन है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा मानव शरीर में किस प्रकार संचित रहता है। मानव शरीर में किस प्रकार से संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कि भोजन, जब मानव जो भोजन करता है वह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर में किस प्रकार से रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण को कौन अवशोषित करता है, कौन अवशोषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण को कौन अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और हम जानते हैं कि हरे पौधे में ही यह क्लोरोफिल पाई जाती है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, लेकिन पत्तियों के अंदर में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। पत्तियों के अंदर में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। पत्तियों के अंदर में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, उसी के अंदर में यह क्लोरोफिल रहता है। पत्तियों के हरे पत्ती के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम रंध्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्र के माध्यम से। किसके माध्यम से, रंध्र के माध्यम से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो यह उंगली जैसा प्रवर्ध, टूट के उंगली जैसा प्रवर्ध है। मान के चलिए कि भोजन अगर यहाँ पर है तो अमीबा आके इसे चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करता है। लेकिन इसका आंसर, सही आंसर होगा कूटपाद के माध्यम से। कूटपाद के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम तक भोजन किसके कारण जाता है। पैरामीशियम तक भोजन किसके कारण जाता है, किस गति के कारण जाता है, यह है क्वेश्चन है कि पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, पर इसका आकार निश्चित होता है। और अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, पर इसका आकार निश्चित नहीं होता है। या जहाँ भोजन करता है यहीं से यह टूट जाता है और फिर अपना भोजन ग्रहण करता है। तो फिर क्वेश्चन है कि पैरामीशियम तक भोजन किसके कारण जाती है, तो जाती है पक्षाभ गति के कारण। पक्षाभ्य गति के कारण अमीबा में पैरामीशियम भोजन किसके कारण जाता है, तब पक्षयाभ गति के कारण भोजन मिलती है। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से अगला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव में आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली है। मानव में आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो लिख लीजिएगा कि मानव में आहार नाल जो है वह मुंह से लेके गुर्दा तक फैला है। मुंह से लेके गुर्दा तक फैला है। मुंह से लेके गुर्दा तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि लार कहाँ से निकलती है। लार जो है कि कहाँ से निकलती है, तो कोई आंसर लिख लीजिएगा। लार जो है यह लाला ग्रंथि, यह लाला ग्रंथि।
लार जो है कि लाला ग्रंथि से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मंड जटिल अणुओं को शर्करा के रूप में कौन तोड़ता है? मंड जटिल अणुओं को शर्करा के रूप में कौन तोड़ता है? ये मंड जटिल अणु होता क्या? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो लार के द्वारा ही यह आपस में चिकना होता है, घुलता मिलता है, और जब वह चिकनाई बनता है तो हम अंदर की तरफ निगलते हैं। तो मंड जटिल अणुओं को शर्करा के रूप में कौन तोड़ता है? तो लिख लीजिएगा कि मंड जटिल अणुओं को शर्करा के रूप में यही लार तोड़ता है। कौन तोड़ता है? तो लार। लार। अगला क्वेश्चन है कि मुंह से अमाशय तक भोजन किसके माध्यम से जाती है? मुंह से अमाशय तक भोजन किसके माध्यम से जाते हैं? तो लिखिएगा ग्रसिका। ग्रसिका या ईसोफेगस। ग्रसिका या ईसोफेगस के माध्यम से। ईसोफेगस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि कहाँ होती है? अगला क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि कहाँ होती है? तो जठर ग्रंथि जो है कि अमाशय के भित्ति अमाशय में उपस्थित होता है। जठर ग्रंथि कहाँ होती है? तो यह अमाशय में होता है। यह अमाशय में होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक अम्ल का कहाँ से निकलती है? हाइड्रोलिक अम्ल कहाँ से निकलती है? तो यह जठर ग्रंथि से निकलती है। हाइड्रोलिक अम्ल कहाँ से निकलती है? तो यह जठर ग्रंथि से। हाइड्रोलिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथि से। और जठर ग्रंथि कहाँ होती है? तो यह अमाशय। यह अमाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो क्षुद्रांत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो क्षुद्रांत है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो यही होता है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में। अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? पीत रस जो निकलता है, जो पीत रस, यह कहाँ से निकलता है? तो लिख लीजिएगा पीत रस का स्राव होता है यकृत से। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है? अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है? तो यह अग्नाशय से निकलता है। यह अग्नाशय से निकलता है। कि अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। अगला है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है कि ट्रिप्सम नामक एंजाइम करता है। कौन करता है? ट्रिप्सम नामक एंजाइम करता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। अग्नाशयी रस का कहाँ से निकलते हैं? तो अग्नाशय से निकलता है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सन एंजाइम। ट्री अधप है, स है, उसके बाद न इधर से हिर्षिकार है, तो ट्रिप्सन एंजाइम करता है। तो इस तरह से चलिए हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। से अगला नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है कि क्षुद्रांत के भित्ति पर जो उंगली जैसा प्रवर्ध होता है उसे क्या कहते हैं? क्षुद्रांत के भित्ति पर जो उंगली जैसा प्रवर्ध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। लिख लीजिएगा दीर्घरोम। अगला क्वेश्चन है कि बिना पचा भोजन कहाँ जाता है? बिना पचा भोजन कहाँ चला जाता है? तो यह बृहदांत में जाता है। यह बृहदांत में चला जाता है। बिना पचा भोजन कहाँ जाता है? तो बृहदांत में जाता है। अगला है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं?
तो ग्लूकोज में 6 गो कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में संपन्न होती है। किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि हमारे मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या है? जब हम दौड़ते हैं तो हमारे तलवे में एक दर्द का अनुभव होता है। वह किसके कारण से होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु शरीर के अंदर किसके माध्यम से जाती है? तो यह नासा द्वार द्वारा या नाक कह सकते हैं। नासा द्वार द्वारा यह जब हम वायु शरीर के अंदर किसके माध्यम से जाती है? नासा द्वार या नाक द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस के अंदर जो छोटी छोटी नलिका होती है उसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस के अंदर जो छोटी छोटी नालिकाओं विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन वर्ण क्या है? मानव में तो हीमोग्लोबिन है। क्या है? श्वसन वर्ण क्या है? हीमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर रक्त में क्या पाया जाता है? तो इसमें भी यही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि लाल रुधिर रक्त में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में पहुंचता है और फेफड़ा से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? तो यही हीमोग्लोबिन ले जाता है। तो तीनों का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो इसे आप लोग लिख के और फिर इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे याद करते हैं तो साइंस में, बायोलॉजी में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वह 1 नंबर हो या फिर वह 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर में भी एक लाइन में ही जवाब देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। इससे ज़रूर आपको मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तरल संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो रक्त। या फिर आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि तरल संयोजी ऊतक रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक रक्त है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में O2 और CO2 का वहन कौन करता है? शरीर में O2 और CO2 का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। कौन करता है? शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि पूरे शरीर में रुधिर को कौन भेजता है? पूरे शरीर में रुधिर को कौन भेजता है? पूरे शरीर में अगला नंबर क्वेश्चन है पूरे शरीर में रुधिर को कौन भेजता है? पूरे शरीर में रुधिर को कौन भेजता है? तो इसका आंसर होगा नीलय। फिर अगला क्वेश्चन है कि रक्त को उल्टी दिशा में जाने से कौन रोकता है? रक्त को उल्टी दिशा में जाने से कौन रोकता है? तो वाल्व। रक्त को उल्टी दिशा में जाने से कौन रोकता है? तो वाल्व। और पूरे शरीर में रुधिर को कौन ले जाता है? तो नीलय। अगला क्वेश्चन है कि मछली के
सॉरी यहाँ पर होगा मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो 2 होते हैं। अगला है कि जल स्थल चर या सरीसृप में कितने कोष्ठीय हृदय होते हैं, तो इसमें 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। अगला है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तदाब को किससे मापा जाता है, रक्तदाब को किससे मापा जाता है, तो रक्तदाब को है स्फाइगोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से पूरे शरीर में रुधिर कौन ले जाता है, हृदय से पूरे शरीर में रुधिर को कौन ले जाता है, तो धमनी ले जाता है। धमनी, रक्त जब हृदय में शुद्ध होता है तो उसे पूरे शरीर के विभिन्न भागों में कौन भेजता है, तो धमनी। अगला फिर है कि विभिन्न अंगों से हृदय में रक्त को कौन वापस लाता है, विभिन्न अंगों से हृदय में रक्त को कौन वापस लाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीरा, इसका आंसर हो जाएगा सीरा। फिर अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में कौन सी कोशिकाएं होती है, तो रुधिर में जो है प्लेटलेट्स, रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिका पाई जाती है। इसका कार्य है कि जब कहीं से भी अगर शरीर में कटफट होती है तो यह रक्त का थक्का जमाता है प्लेटलेट्स। और रक्त का जो जीवन काल होता है, रक्त का जो जीवन काल होता है वह 120 दिनों का होता है। रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है, लाल रक्तकण का 120 दिनों का होता है। तो अगली वीडियो में जब हम फिर से ये पढ़ाएंगे चैप्टर, तो उसके बाद से हम इसमें लाल रक्तकण का जीवन काल कितने दिन होता है, श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितने दिनों का होता है, और इससे आगे वाले क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर आगे वीडियो में हम फिर इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो लिखने के बाद एक बार वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको फिर ज़्यादा याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, और इसको लिख के फिर से याद कर लीजिए। तो आप कॉपी पर लिख के याद कीजिए और आपको निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा इससे हेल्प मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।